अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। स्नूकर वाले अच्छा कर रहे हैं भाई। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा खासतौर पे क्योंकि हमारा दिल टूट था ना क्रिकेट की वजह से, तो हमारे बाकी स्पोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स कर रहे हैं, तो स्नूकर की बड़ी अच्छी खबर है जिससे आज का हम शो का आगाज भाई हुआ ये है कि पाकिस्तान के अवैस मुनीर ने एशियन 6 रेड बॉल स्नूकर का टाइटल जीत लिया है और फाइनल हुआ जिसमें उन्होंने हांगकांग के नैन्सन वॉन को शिकस्त दी है और यूं ये जीत अपने नाम की है, ये ट्रॉफी, ये टाइटल अपने नाम किया है। और पाकिस्तान के ही हसनैन अख्तर ने अंडर 21 के फाइनल में हम वतन एहसन रमजान को शिकस्त दे दी है। आप देखें कि वो भी किस लेवल का होगा। दूसरा, so many of our people, of our youngsters Ehsan was on our show as well before this tournament and he was really hopeful। और एक्चुअली हमने बात भी की थी कि जब अच्छा दोनों फाइनलिस्ट हुए, फिर दोनों फाइनलिस्ट हुए और हसनैन अख्तर ने एहसन को ही शिकस्त देकर वो मैच जीत लिया है फाइनल, जिसकी हम बात कर रहे हैं अंडर 21 का। सो या वंडरफुल बॉयज, बहुत बहुत मुबारक हो और हमारा दिल आपने बड़ा खुश किया और हम इसी तरह चाहते हैं कि बाकी भी दुनिया में बहुत स्पोर्ट्स है भाई, बहुत सी खेलें भी हैं, बहुत कुछ है तो जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। हर एवरीथिंग डज नॉट रिवॉल्व अराउंड क्रिकेट। However, having said that, हम बात we will talk about cricket just right now। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में हमारी बदतरीन शिकस्त का एतराफ खिलाड़ी खुद कर रहे हैं, लेकिन बास खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज, वैसे पता नहीं हमें बॉडी लैंग्वेज को जज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एक राय है कि बॉडी लैंग्वेज और बयानात को हम जज करेंगे। हाँ। बयानात बता रहे हैं कि उन्हें अपने लिए कोई बड़ा खतरा नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज दे आर सो कंफर्टेबल इन देयर ओन जोन। प्लेयर्स को ये फील होना स्टार्ट हो जाए ना कि अकाउंटेबिलिटी इतनी कोई खास नहीं है, एंड इट डजंट मैटर हाउ वी प्ले, हाउ वी परफॉर्म, हमारी जगह पक्की है। एंड दिस डज नॉट गो फॉर जस्ट स्पोर्ट्स। किसी भी जगह पे अगर आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि आप जो भी आपकी परफॉर्मेंस हो किसी भी इदारे में और आपको लगे कि मुझे तो कोई नहीं हटा सकता, तो फिर आप नीचे की तरफ। और चेयरमैन पीसीबी की मेजर सर्जरी के ऐलान को भी ज्यादा संजीदा अपैरेंटली नहीं लिया जा रहा। कौमी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने कल पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, टीम में ग्रुपिंग और किसी तासुब की नफी की, लेकिन ये तस्लीम किया कि टीम की कारकर्दगी पर होने वाली तनकीद दुरुस्त है, मगर रिजवान टीम में किसी मेजर सर्जरी से मुताल्लिक ज्यादा परेशान दिखाई नहीं दिए और ना ही उन्होंने कोई गैर मामूली तब्दीली नजर आने का एतराफ़ किया। मायूसी होगी, हम भी मायूस थे और हमारी कौम भी मायूस होगी हमसे, क्योंकि जिस तरह एक्सपेक्टेशन थे ये, क्योंकि जब किसी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है तो उस तरह दर्द भी ज़्यादा होता है, और यही वो हमारी कौम है जो हमें इज़्ज़त भी देते हैं और हमें बर्दाश्त भी करते हैं। हम समझ सकते हैं कि जो तनकीद है या जो बातें हमारे ऊपर है इस टाइम, तो हम इसके हकदार हैं। ऑपरेशन तो होते रहते हैं, इंसान बीमार होता है तो ऑपरेशन कर देता है। ये ऐसे नहीं कि पहली दफ़ा चेयरमैन साहब ने कह दिया तो पहली दफ़ा ये चीज़ हो रही है, ये हर इवेंट के बाद होता है, हर सीरीज़ के बाद होता है। तो ऐसा नहीं कि चेयरमैन साहब ने कह दिया तो होगा कुछ, मतलब इसमें भी थोड़ी सी एक आई डोंट नो एंटेगनिस्टिक सॉर्ट ऑफ अप्रोच नज़र आ रही है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि शाहीन शाह आफरीदी से लंदन में जब मेजर सर्जरी के बारे में सवाल हुआ था तो उनका जवाब बता रहा था कि वो किसी तशवीश का शिकार नहीं है और ना वो कोई इनकलाबी तब्दीली होती देख रहे हैं। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि वो सर्जरी करने जा रहे हैं। किसकी है? कोई बीमार हो गया? टीम आप क्या तो कर रहे हैं, कौन सी सर्जरी होनी चाहिए? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, मुझे इस चीज़ को कहते हैं कि कोई बीमार हो गया। आई थॉट दैट वाज अ जोक। वो कुछ नहीं होता, वो तो जोक्स में आ जाती है ना चीज़ें। वैसे पता तो होगा कि किस बात की बात हो रही है और जस्ट यू नो बीइंग इट्स ओके। अब्दुल्ला करते हैं लोग, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मजाक तो चलता है। मुझे लग रहा था कि मजाक नहीं है। आम लोग तो पाकिस्तान में खेल के शोबे की बदहाली पर परेशानी का इजहार कर ही रहे हैं। सारे खेल नहीं। हाँ वज़ीर मत चलिए, हमें पता है अभी थोड़ा थोड़ा तो हमारा हॉकी संभलना शुरू हुआ है। अदरवाइज कौन सा खेल है हमारा एक्सेप्ट फ्यू जो कि एक्सेल कर रहा है? मतलब एक्सेल नहीं कर रहा, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो एक्सेल कर रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी है, हमें जिस लेवल पे होना चाहिए था हम उसके नज़दीक भी नहीं है। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह भी एतराफ़ कर रहे हैं कि खेल के मैदान में पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। पीसीबी समेत जो है वो वहाँ पे फेडरेशंस हैं, हर जगह पे
आप मीर साहब पीसीबी का रोना रो रहे हैं, हर जगह पे कोई ना कोई काबिज है, और ऐसे लोग काबिज हैं, उनमें से अक्सरियत जो है वो रिटायर्ड लोगों की है, और जो है वो वहाँ पे सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि वहाँ पे जो मुराद हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो उनको हासिल कर सकें। इसके अलावा वहाँ पे उनका और कोई काम नहीं है। अब आप ये देखें कि 25 करोड़ की ये नेशन है, और जो इस वक्त यानी ये ओलंपिक्स का जो इवेंट है, इसमें छोटे छोटे मुल्क जो हैं उनके भी बड़े बड़े दस्ते हैं वहाँ पे, यानी 100, 150, 200, 300 लोग जो है वहाँ उनके दस्तों में जो है वो शामिल हैं, और पाकिस्तान से सिर्फ 3-4 लोग हैं। वैसे राना साहब से भी ये सवाल है, या फिर किसी से भी जो एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है और जो ये कमेंट करता है कि जी हमारा हाल जो है स्पोर्ट्स का बुरा है और छोटे छोटे मुल्क बड़े बड़े दस्ते लेके आते हैं, तो पेट्रोनेज किसने दी है स्पोर्ट्स के हवाले से? मतलब सिर्फ क्रिकेट, बिकॉज एक क्रेज़ है क्रिकेट का, पूरे खित्ते में ही क्रेज़ है, तो लिहाजा उसमें सब कुछ डालते जाओ और बाकियों को इग्नोर करो। ये तो सालों से हम हर स्पोर्ट्स में देख रहे हैं। तो पहले जो हम बात कर रहे थे ना अब्दुल्ला, हमारे खिलाड़ी बड़े टैलेंटेड हैं, अभी इस वक्त क्रिकेट की बात नहीं हो रही और बाकी स्पोर्ट्स की बात हो रही है, बहुत टैलेंटेड है, ऑन देयर ओन टीम वो जाते हैं, बिल्कुल ऑन देयर ओन टीम, खुद चीज़ें बेच के ये वो अपने आप को क्वालिफाई करके पहुंच जाते हैं बाहर, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई पेट्रोनेज नहीं होती, वो बेचारे दुआइयां दे रहे होते हैं। आपको पता है हमारे मिक्स मार्शल आर्ट्स वाले मुताबिक मुकाबले जीतते हैं, हर थोड़े अरसे बाद एक स्टार सामने आता है और वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन राना साहब, आपका काम तबसरा करना तो नहीं है, आपका काम तो एक्चुअली कुछ करना है, या वज़ीर आज़म को ये मशवरा देना है। ठीक है, आप सियासी मामलात के मुशीर हैं, लेकिन चलिए ये मशवरा भी दे दीजिएगा बहैसियत मुशीर के, आप इनका भी कुछ कीजिए, इस मामले पे तवज्जो दें। ज़रूर आप बात करें, क्योंकि हमारे खेलों में भी तो सियासत ही चल रही है ना, तो हर जगह ही चल रही है, तो फिर उसको ज़रा बेहतर किया जाए, थोड़ा सियासी मशवरा ही समझ के दे दीजिएगा कि जो खेल सियासत की नज़र हुए में हैं, इनको इससे निकाला जाए, इस चुंगल से निकाला जाए। खैर, सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं और सुहेल इमरान भी हमारे साथ हैं। ज़रा ये बात कर लें पहले तो, सिकंदर आप बताएं ये मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और मुझे तो अच्छा लगा कि एटलीस्ट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो यू हैव टू, मतलब वो तो अब इस चीज़ से तो नहीं भाग सकते, लेकिन कहने का मतलब है कोई हमें फिक्रमंद उस तरह नजर नहीं आ रहा जितनी कौम फिक्र में थी। हुमा ज़्यादा फिक्रमंद है उनको लेकर, हुमा को तो निकाल ही दें, आप लोग अपनी सारे बात करें कि हमारे प्लेयर्स वापस आए हैं एक बहुत ही पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस के बाद, बट नोबडी सीम्स टू बी टू मच वरीड अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। हुमा और अब्दुल्ला और सुहेल, सबका पहले तो सलाम, और दूसरी चीज़ ये कि मैं तो पता नहीं डे 1 से कह रहा हूँ कि तो आप लोग जब तक इस क्रिकेट के सिस्टम को दोबारा उस सिस्टम में नहीं लाएंगे, मैं ये सारी बातें नहीं सुनना चाहता, क्रिकेट बोर्ड से कोई नहीं सुनना चाहता, मैं सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन सुनना चाहता हूँ, और इस वादे के साथ वो कभी नहीं तोड़े जाएंगे। सर्जरी की बात हो रही है तो शायद वो ये समझ रहे हैं कि सर्जरी जैसे एहसानुल्लाह साहब की हुई थी ना, हमारा एक बड़ा टैलेंटेड क्रिकेटर था, उसकी गलत सर्जरी कर दी और अब उसका बेचारी के कैरियर ही खत्म हो रहा है, सुना है, और पता नहीं वो वापस आएगा नहीं आएगा, तो वो वाली सर्जरी। फिर उन्होंने एक और मजेदार बात की जो कि हमारे पॉलिटिशियन भी करते हैं, ज्यादा खराब परफॉर्मेंस होती है तो ज्यादा तनकीद होती है, तो वो मुझे हंसी आ रही थी इस बात पे। तो सर्जरी, यार लड़के क्यों सीरियस होंगे? वो उन्होंने अपने सामने 3 सालों में कोई 4-5 चेयरमैन बदलते देखे, उन्होंने अपने सामने खुदा भला करे सेलेक्टर बदलते देखे, उन्होंने अपने सामने कोई रुका ही नहीं टिका ही नहीं, तो वो हंस रहे हैं। वो उनके दिल में एक तरीके से तंज है कि आप सर्जरी करेंगे, भाईजान पहले अपनी जान तो बचाएं, ये उनके दिल के अंदर तंज है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैंने सिर्फ देखना है कि क्या मोहसिन नकवी वाकई सख्त आदमी है कि ऐसे रूल बना दें। देखें इनकी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है ना, जो इतने ये मजे से कर रहे हैं, आज नकवी साहब ये कह दें कि जो हमारी टीम की नाकिस परफॉर्मेंस की वजह से, मैंने आज तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा, मगर आई एम 100% श्योर, मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा मिल जाए, मैं पढ़ूं तो उसमें लिखा क्या होता है। आई एम श्योर दुनिया का कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता होगा जिसमें ये होता होगा कि जनाब आपकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो आपको डिग्रेड किया जाएगा या डिमोशन होगी आपकी, या आपका कॉन्ट्रैक्ट कम कर दिया जाएगा। आज नकवी साहब ये कह दें कि ठीक है जी 12 महीने खत्म हो गए,
पैसे वही रखे हुए, मगर मैं किसी को A, B and C नहीं दे रहा। ये कह के तो देखें, फिर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिएगा, इनके चेहरे उतर जाएंगे, ये शोर मचा रहे होंगे, धुआं निकल रहे होंगे। चलिए, अब तो वैसे भी रिन्यू होने हैं कॉन्ट्रैक्ट, किसको क्या मिलता है ये तो वक्त बता देगा। सुहेल आप बता दीजिए कि जी 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 अब्दुल्ला देखो, ये सारा पैसा 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 है और पैसे का गुरूर है। अभी भी 12 लड़के खेलने जा रहे हैं बाहर, पैसे तो चले बाहर से भी मिल रहे हैं, फिर सैकड़ों इश्तिहारात से भी मिल रहे हैं और डेटा भी साथ में मिल रहा है। अब आप ये बताइएगा सुहेल कि कोई तशवीश है जो कौम को तशवीश है, जो बोर्ड तशवीश का इजहार कर रहा है? सुहेल, खिलाड़ियों में वो दिल बर्दाश्ता होना वो हमें सेंस नजर नहीं आ रहा। हम ये भी नहीं कह रहे कि कोई वो रोना शुरू कर दें, मतलब कोई बैंड डालें, बट यू नो एक एम्पैथी होती है, एक एतराफ़ होता है, एक कंसर्न होता है कि यस वी डिड वेरी बैड और हम शर्मिंदा हैं। हमने कुछ मिस तो नहीं किया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि हम भी थोड़े से इमोशनली तो मजाक लग रहा है, लेकिन आफरीदी का ये भी इस तरह से पूछना कि कोई बीमार है, मुझे तो वो भी तंज लग रहा था, मजाक नहीं लग रहा था। अब्दुल्ला, ये जो एटीट्यूड है प्लेयर्स का, ये ऑब्वियस है, क्योंकि उन्हें इल्म है कि ये जो 3-4 प्लेयर्स हैं जिनका तज़किरा भी आप कर रहे हैं, जिनकी मीडिया टॉक का तज़किरा भी आप कर रहे हैं, इन्हें अंदाज़ा है कि इनके जो बैकअप है वो बिल्कुल नहीं है, उनका जो कौन आएगा, और यही वो लोग हैं। अगर इनको निकाला जाएगा, मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप भी मुझसे सवाल कर रहे हैं, सिकंदर भाई भी हैं, आप सारे लोग इस बात पे मुतफिक होंगे कि अगर इन प्लेयर्स को निकाला जाता है, और कल ही सोशल मीडिया के ऊपर इनके एजेंट्स, इनके जो जितना भी इनका एक पूरा नेक्सस बनाया हुआ है, वो सारे का सारा कूद पड़ेगा कि जी बहुत बड़ी ज्यादती कर दी, शाहीन के अलावा तो हमारे पास कोई है नहीं, रिजवान के अलावा, बाबर के अलावा, और भी जितने भी आप नाम ले रहे हैं। हो सकता है कि प्लेयर्स को भी ये चीज़ बुरी लगे। यही वजह है कि उनके एटीट्यूड में, बेशक आप उसको तंज कहें, बेशक आप उसको मजाक कहें, या हकीकत पर मबनी बात कहें, या रिजवान की जितनी भी गुफ्तगू है वो एक कह ले कि उन्होंने बात की, इशारतन बात की है, लेकिन हकायक इस तरफ यही है कि जो माजी में होता रहा है कि प्लेयर्स को पावर दी जाती रही है, प्लेयर्स की सारी बातें मानी जाती रही हैं। पिछले साल जिस तरह का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, यहीं पर बैठकर आप मुझसे सवालात करते रहते थे कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला अहदेदार थे, ये सोहेल साथ ये भी बताएं, डिक्टेट करवाया प्लेयर्स ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को। चलिए, कुछ मानी भी जाती है, कुछ मनवाई भी जाती है, फिर अगर मानी गई है तो परफॉर्मेंस भी देना प्लेयर्स का। ये किस तरह, ये ग्रुपिंग जो है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, ये किस तरह टूटेगी? आप सोशल मीडिया की बात करें कि जी बड़ा शोर मच जाएगा, तो टीम पूरी पे सिलेक्शन सोशल मीडिया पे ही ना करा लें कि आवाम को क्या पसंद है और क्या नहीं। फिर सारे लीग खेलने के लिए जा रहे हैं, मतलब सिलेक्शन कमेटी से लोग जा रहे हैं, मैनेजमेंट से लोग लीग खेलने के लिए जा रहे हैं। बांग्लादेश के साथ हमने लीग क्रिकेट तो नहीं खेलनी है, अब आगे उसकी पता नहीं क्या तैयारी है। अब्दुल्ला, मैं एक बात वसूख से कह सकता हूं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ये फाइनेंशियल मॉडल के तौर पर तो 3 साल के लिए था, लेकिन उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ, जैसा सिकंदर भाई भी बात कर रहे थे, कि उसमें जो बेस थी उसकी फिटनेस और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर था। अब 1 साल के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो 30 जून को खत्म हो चुका हुआ है, पूरे का पूरा एनालिसिस किया जा रहा है खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर। अब जो पहले पैसे मिलते रहे हैं वो पैसे नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ प्लेयर्स की जो कैटेगरीज हैं वो भी तब्दील होने जा रही हैं। अगर प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ते हैं, जिस तरह दूसरे ममालिक में होता है कि जी वो दस्तबरदार हो जाते हैं, उनको बाद में लीग्स खेलते हैं, उसके लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनसे एनओसी हर सूरत में लेना पड़ता है। इसलिए अब जिस तरह की स्ट्रेटेजी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाने जा रहा है उसमें प्लेयर्स के लिए इतना आसान नहीं होगा। आप देखेंगे कि इन प्लेयर्स के खिलाफ इस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर पूरे साल की जो 12 महीने में रही है, कोई भी सीरीज। सो ये कैनेडियन वाली जो लीग है, इसमें किस पहले से एनओसी इनको मिली हुई है? नहीं, अब क्योंकि नया साल शुरू हो चुका हुआ है 1 जुलाई से, तो एलिजिबल है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ के 1+2 इज द पाकिस्तान सुपर लीग, और उसके साथ साथ आप 2 गैर मुल्की लीग्स खेल सकते हैं। अब इन प्लेयर्स के क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट वो जो शुरू हो चुका हुआ है, नया मुद्दत शुरू हो चुकी है, तो उसमें वो 2 गैर मुल्की लीग्स खेल सकते हैं। इसलिए इन दिनों में खासी हो रही है, काउंटी क्रिकेट चल रही है, दी 100 हो रही है, CPL ने होना है, अमेरिका में लीग हो रही है, LPL श्रीलंका में हो रही है, तो उसके लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। दूसरा भी आपने तस्करा किया कि अभी तक सर्जरी वाला अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ, तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि इंतजार था गैरी कर्स्टन जो हेड कोच है उनकी रिपोर्ट का। तो मैं खबर भी है ये आप लोगों के लिए कि गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को गुज़िश्ता रोज जो है वो मिल गई है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है उनके पास ये वाली। वैसे गैरी कर्स्टन खुद किधर है? वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ही इज ऑन जॉब,
मतलब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से आके मिले क्यों नहीं और उन्होंने इन पर्सन क्यों नहीं रिपोर्ट पेश की ताकि उस पर डिस्कशन भी हो पाता? जी, गैरी क्रिस्टन पिछले 2-3 महीने से बाहर थे। अब उन्होंने जाना था अपने घर, तो डेफिनेटली वो आएंगे भी और यहाँ पर आकर उनकी मुलाकातें भी होंगी, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले उनकी आईपीएल में थी तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ठीक है। ये रिपोर्ट जो ये तो बड़ी खबर आपने दी है कि गैरी क्रिस्टन की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कल चेयरमैन पीसीबी को मिल गई है। इससे पहले भी आपसे जब हमारी सोहेल बात हुई थी आप कह रहे थे एक चार्जशीट तैयार हो रही है और आप ये वसूख से कह रहे हैं कि इस मरतबा जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होंगे वो तब्दील होंगे, वो खिलाड़ी जो पहले मरात एंजॉय करते थे वो उन्हें नहीं मिल सकेंगी। ओके, मूविंग ऑन सिकंदर, अब टीम ने जाना है बांग्लादेश, ऑब्वियसली वहाँ जाना है या चले जो भी उनके साथ बांग्लादेश के साथ उनके मैचेस होने हैं, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि एक नई टीम होगी या फिर इसी टीम में से जाएंगे या इसी में मैनेज किया जाएगा? मतलब वहां का भी कोई प्लान है या नहीं? ये तो मुझे नहीं पता प्लान है या नहीं। लाहौर में जो लोग रहते हैं जैसे सोहेल है, सोहेल को सब पता होना चाहिए। आप लोगों का एक सवाल बहुत जबरदस्त था कि ये जो कोच है उसको खुद आके रिपोर्ट देकर वहां बैठकर उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए थी। वो पता नहीं अब कब होगी। और जो टीम की आप बात करो, मेरे ख्याल से मिक्सड मैच होगी। आपको एक तो कुछ सीनियर खिलाड़ियों को बिठाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा। देखें अभी वो एटीट्यूड की बात कर रहा था सोहेल, और मैं देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर दिखाया जा रहा है, वो कह रहे थे ना उनका जो माफिया है, जो उनका एक माफिया है जो कि उनको प्रमोट करता है, तो वो ये प्रमोट कर रहा था कि बाबर आजम जॉगिंग कर रहे हैं, बाबर आजम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। यार ये कोई रिपोर्ट होती है देने की या कोई ये खबरें होती हैं देने की? वो तो उसका काम है। अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो आपका काम है ना प्रोग्राम करना। हाँ, अगर आप कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हो तो उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तो हम इनको खुद ही प्रमोट करते हैं, इनको बिगाड़ देते हैं और यही वो बिगड़े हुए हैं। इस सारे सिनारियों में सिकंदर, अगर कुछ सीनियर प्लेयर्स को बिठाया जाएगा ये बांग्लादेश वाली के लिए, तो वो तो यही समझेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस की वजह से हो रहा है, बिकॉज मतलब वो तो उसी तरह ही लेंगे। क्या बात हुई हुमा, आपको तो बताना है। अब ये जो बात है कि जी उनके बगैर टीम नहीं बन सकती। अच्छा, हमें एक बात भी करनी है, हमें सिकू और हुमा सोहेल से एक बात पूछनी है, बिकॉज़ सोहेल हैज गिवन अस अ न्यूज़ कि रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल जो थी गैरी क्रिस्टन की, ये पहुंच गई है चेयरमैन पीसीबी को। सो ये कुछ पता लग सका कि क्या है रिपोर्ट में दर्ज? सोहेल भाई। अब्दुल्ला, जिस तरह मैंने कहा कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का जिस तरह इससे पहले भी हम बता चुके हैं, जिन्होंने आखिरी स्पीच की थी वहां पर प्लेयर्स के साथ और उसकी खासी शोर भी मचा था उस चीज का कि जो आखिरी बातें की थी। जी डेफिनेटली वो वाली जो बातें थी मनो तकरीबन से लगभग वही चीजें हैं, लेकिन उसमें उन्होंने तजावीज़ जरूर दी हैं कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस भी कर रहा है, उसके हवाले से भी उन्होंने बात किया डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। और ख़ास तौर पे उन्होंने खिलाड़ियों की जो फिटनेस है और गेम अवेयरनेस है उसको बढ़ाने के लिए जो है उन्होंने वो जोर दिया। बाकी वो जो खिलाड़ियों की बिक्रिंग थी या खिलाड़ियों के मामला थे, जो यूनिटी थी, वो तो एक खासा लंबा चौड़ा, उसके ऊपर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, अपनी राय का इजहार किया। अब जो सीनियर मैनेजर थे और उनके साथ जो मैनेजर थे मंसूर राना और वहाब रियाज, उनकी रिपोर्ट भी गुज़श्ता हफ्ते आ चुकी थी। बाबर आजम से उनका जरूर इंटरेक्शन हुआ था न्यूयॉर्क में भी और उसके बाद वापस आजकल वहाब रियाज तो जो लीग शुरू हो रही है, जो एक टूर्नामेंट शुरू हो रहा है बर्मिंघम में, मेरा ख्याल है उसमें एक्शन में दिखाई देंगे। तो ये जो इतने डिसीजन मेकर्स हैं ये तो खुद लीगों में मसरूफ हैं। नहीं तो सर्जरी होनी है तो वहाब रियाज खुद बीइंग अ वेरी प्रोमिनेंट सिलेक्टर वो रज़ाक भाई भी गए हैं, वैसे वो भी गए हुए हैं। नहीं, सर्जन तो सिर्फ एक ही है, सर्जन सिर्फ एक ही है, मोहसन नकवी जो चेयरमैन, उन्होंने ही करना है। और बाकी जितने भी हैं उन्होंने राय जरूर ली है, जो जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर टाइप के लोग थे इनसे उन्होंने राय जरूर ले ली है, लेकिन जो मेन काम करना है वो उन्होंने मोहसन नकवी अपने तौर पर कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया। बट मीनवाइल आई एम श्योर यू विल ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एंड डिग इनटू इट कि क्या है उस रिपोर्ट में। थैंक यू सोहेल। ओह वेल, ओके, गैरी क्रिस्टन साहब की रिपोर्ट में क्या निकलता है वी पुट आउट पे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन ये जो
सारे यहाँ बैठे नहीं हुए और बाहर से ये सारी चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं, वो बड़ी अजीबोगरीब बात लगती है वैसे तो। और जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो उसके बाद हमें थोड़ी सी ब्रेक भी चाहिए होती है, बिकॉज इट रियली अब हमारे हमें ज़रा टेंशन हो जाती है एंड टेक्स अ टोल ऑन आवर नर्व्स एंड आवर होप्स एज वेल। लेकिन अब्दुल्ला वही कहते हैं ना कि होपलेस नहीं होना चाहिए, तो इंशाल्लाह कुछ सर्जरी हो जाए, कुछ चेंजेस हो जाए, वी कैन राइज अगेन। हाँ, और भाई चाहे वो प्रैक्टिस हो रही हो या सेशन हो रहा हो, रिपोर्ट तो करना ही होता है। सो व्हाटएवर इज हैपनिंग, खबर तो देनी पड़ेगी। तो देनी है, absolutely। मतलब वो प्रैक्टिस सेशन चल रहे हो, परफॉर्मेंस बुरी चल रही हो, परफॉर्मेंस अच्छी चल रही हो, पर्सनल इवन जिंदगी में क्या चल रहा हो, शादी हो रही हो, बच्चे हो रहे हो, when you're a star, celebrities in any you case know, it gets reported. Okay, अभी हमें ब्रेक चाहिए। We'll see you in a bit. Good morning. वेलकम बैक। आपको बताएं कि मरीम नवाज़ ने जब से वज़ीर आला पंजाब का ओहदा संभाला है खासी सरगर्म दिखाई देती हैं। वो नून लीग की खोई मकबूलियत बहाल करने की बज़ाहिर सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं। जब मौका मिलता है वो आवाम में भी जाती हैं, मुख्तलिफ महकमों के दौरे करती हैं। चंद दिन पहले नून लीग ने मरीम नवाज़ के इब्तदाई 100 दिनों की परफॉर्मेंस को बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया। आटा सस्ता करने समेत दर्जनों नए मंसूबे शुरू करने के दावे किए। मरीम नवाज़ के बकौल वो सियासी मुखालफिन को अपनी परफॉर्मेंस से मारेंगी। मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ, टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। काम किया होता है तो टिकटॉक बनती है। खाना खाने की, सोने की, एक्सरसाइज करने की वीडियोस पे टिकटॉक नहीं बनती। और इन्होंने हमें पुलिस के डंडों से मारा, हम इनको अपनी कारकर्दगी से मारेंगे इंशाल्लाह ताला। मेहनत तो करनी पड़ती है टिकटॉक के लिए भी। कंटेंट, you need to have some content ना to even put on TikTok। और एक मतलब टिकटॉक पे तो खैर मैं दूर दूर तक नहीं हूँ, लेकिन अगर एक रील भी बनानी पड़ जाए ना तो बड़ा मुश्किल काम है। इट्स एन आर्ट। इस बारे में तो वो सही कह रही थी। अच्छा जी, वज़दार का दौर देखने वालों को मरीम नवाज़ की कारकर्दगी की ज़ाहिर है उससे कंपैरिजन जब करते हैं तो मरीम साहिबा की कारकर्दगी तो बेहतर ही लगती है, लेकिन वफाकी हुकूमत के मामले में आवाम के जज्बात काफ़ी मुख्तलिफ हैं। बिजली के बिल ही आवाम से दिए नहीं जा रहे हैं, फिर बिजली आ भी नहीं रही है। रही सही कसर बजट ने पूरी कर दी है। तनख्वाहदारों से लेकर ताजरों तक हुकूमत शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से खुश नहीं है। लगता यही है कि मरीम नवाज़ कुछ भी कर लें, अगर वफाकी हुकूमत की जानिब से आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता तो पुरानी सियासी मकबूलियत की बहाली तो दूर, मौजूदा हैसियत बरकरार रखना भी शायद मुस्लिम लीग नून के लिए चैलेंज बना रहेगा। और प्रॉब्ली वुड पीपल बी एबल टू डिफरेंशिएट के वफाक में नून लीग ही है बरसर इक़्तिदार, लेकिन वहाँ से क्या हशर हो रहा है लोगों का। और पंजाब में उन्हें कारकर्दगी अगर बेहतर लग रही है तो वो क्या अगली दफ़ा वोट डालते हुए ये फ़र्क मद्देनजर रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे? ये वोट डालते हुए आवाम क्या देखती है क्या नहीं, ये हम कभी कभार क्वेश्चनेबल बात हो जाती है और क्वेश्चंस रह जाते हैं। क्या हो रहा है, तज्जिया लेने की कोशिश करते लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ हैं। वड़ाई साहब, पहले तो आपसे पंजाब हुकूमत से मुताल्लिक तासुर जानना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ जो है वो एक्टिव नज़र आती हैं, महंगाई के मामलात हों या दीगर हुकाम का एक्शन भी नज़र आता है। वज़दार दौर के अगर कंपेरिजन करें तो उसके मुकाबले में गवर्नेंस में बेहतरी महसूस होती है। क्या आप भी यही कुछ देख रहे हैं? देखिए, अभी तो मरियम साहिबा का दौर जो है उसको 100 दिन से कुछ ज़्यादा हुए हैं, तो अभी तो उनका यूँ समझिए कि ज़्यादातर ये नज़र आ रहा है कि वो क्या करना चाहती हैं और वो क्या करेंगी और उसके क्या नताइज निकलेंगे वो तो अभी सामने आना है। तो अभी मेरा ख्याल है बहुत प्री मैच्योर होगा उनके ऊपर जो है वो तबसरा कर, यानी अभी आप कमिट नहीं कर सकते कि हाउ शी इज एक्चुअली परफॉर्मिंग। सो आप अभी जाहिर है प्लानिंग फेज में हैं, बहुत सारी चीज़ें कुछ इंप्लीमेंट भी हो रही हैं। वड़ायत साहब, अब मरीम नवाज़ की परफॉर्मेंस मुस्लिम लीग नून को अपने होम बेस की रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए। जाहिर है पंजाब इनके हाथ से निकला, PTI को इतनी स्पेस मिली पंजाब में, ये एक फैक्ट है। अब पंजाब हुकूमत किराए कम करती है, इस्लामाबाद से पेट्रोल महंगा हो जाता है, टैक्स फ्री बजट ये देते हैं, वफाक से टैक्सों की भरमार आ जाती है, सैलरीड क्लास तो मर जाती है, ये मंसूबे लगाने का ऐलान करते हैं, PSDP में कट लगाए जाते हैं। सो क्या ये हम कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत की एक किराए पर पानी फेर सकती है या लग ऐसा ही रहा है ना?
नहीं, देखिए मेरा ये ख्याल है कि ये वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत का आपस में जो कंपैरिजन है वो बनता नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत ने बावजूद मुश्किलात के कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे कि डॉलर का रेट रुका हुआ है, मईशत है को कुछ सहारा मिला है, सूद के जो है उसमें कुछ कमी की गई है, और अब जो टैक्सों की भरमार है, जाहिर है ये तो हमें पसंद नहीं आ रही, लेकिन देखना यह है कि क्या इसके नताइज क्या निकलेंगे, क्या इससे मईशत संभलेगी या नहीं संभलेगी। दूसरी तरफ जो जाहिर है जो सूबा होता है, सूबे के पास बेशुमार वसाइल होते हैं और सूबे ने ज़्यादा स्पेंडिंग करनी होती है, तो सूबे के हालात का मरकज़ से तकाबुल कोई बनता नहीं है, और इन हालात में मरकज़ ने भी बहुत बेहतर किया है। लेकिन असल बात यह है कि मरियम साहिबा जितने मनसूबे बना रही हैं उनके रिज़ल्ट ज़ाहिर है कुछ अरसे के बाद ज़ाहिर होंगे, तो वो देखने होंगे कि उनके क्या नताइज निकलते हैं। आजकल जिन चीज़ों की वो प्लानिंग कर रही हैं, जिन चीज़ों को वो सामने ला रही हैं, वो किस हद तक मुअस्सर होंगे, तो लेट्स सी। दूसरा यह है कि बुज़दार साहब भी जब आए थे तो आपको याद है कि इमरान खान कहते थे कि वो दूध की नहरें बहा देंगे, लेकिन ज़ाहिर है जब कुछ वक्त गुजरा तो पता चला कि दूध की नहरें तो नहीं बही। तो मरियम साहिबा को भी असल बात उनका भी चेक यही होगा कि वो इम्प्लीमेंट कर पाती हैं या नहीं कर पाती। विजन रखना और बात है और उसको इम्प्लीमेंट करना और बात है, और उसके रिज़ल्ट्स लेना कि क्या वो पॉजिटिव रिज़ल्ट ले सकेंगी, ये है बड़ा चैलेंज। फर्क ये है कि उस वक्त वज़ीर आज़म कहते थे कि ये वज़ीर आला पंजाब जो है ये दूध की नहरें बहा देगा, वज़ीर आला पंजाब खुद कुछ भी नहीं कहते थे, और उनको भी ये सुन के सरप्राइज ही हुआ था कि व्हाट दैट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी। इन एनी केस आगे चलते हैं राज साहब। अब इस्लामाबाद में जो सख्त फैसले लिए जा रहे हैं, जाहिर है कि उनकी भी कोई वजह होगी जो कि बहुत डिबेटेबल है वैसे, बट वील नॉट गेट इनटू दैट। ऐसे में मुस्लिम लीग नून को लाहौर में इस्लामाबाद से अलग लीगी हुकूमत दिखानी है, अवाम को रिलीफ का एहसास देना है, तो ये कैसे होगा? कोई रास्ता, कोई मार्जिन नज़र आ रही है आपको? मेरा ख्याल है कि जो वफाक की हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो महंगी बिजली का है, और मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उन्होंने इस चैलेंज को अभी तक एड्रेस करने के बारे में कोई संजीदा ना कोशिश की है, ना हमें कोई नज़र आ रहा है कि वो कुछ करना चाह रहे हैं। कम से कम उन्हें ये तासुर तो देना चाहिए, कोई कमेटी बनाएं, इस पर गौर वगौज़ करें। लोग तवक्को कर रहे थे कि बजट के अंदर ही कम से कम हर घर का इस वक्त मसला महंगी बिजली बना हुआ है और इस पर कोई बात ही नहीं हो रही। फिर सोलर टेक्नोलॉजी को जो लोगों ने इस्तेमाल किया है, बहुत से लोगों ने, मिडिल क्लास ने, अपर मिडिल क्लास ने, उनका क्या मुस्तकबिल है उसके बारे में भी हुकूमत नहीं बता रही कि अगले 5 साल में क्या होगा। आप टैक्स तो नहीं लगा देंगे, आप सस्ता रेट जो है वो ले रहे हैं, महंगा रेट दे रहे हैं, ऐसा क्यों है? ये सारे वो सवालात हैं जिनके बारे में हुकूमत जो है खामोश है। देखें, ठीक है, आपने इन्फ्लेशन में कुछ कमी कर ली, आपने महंगाई में कुछ कमी कर ली, लेकिन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों को तकलीफ दे रहा है वो महंगाई का मामला है और वो बिजली का मामला है, और आप उस पर बोल भी नहीं रहे, तो ये ज्यादती है। बहुत शुक्रिया आपका बड़ा साहब। वेरी राइट, मतलब आप जितने भी छोटे मोटे मेजर्स ले द थिंग्स दैट मैटर, जैसे बिजली की बात हो रही है, अगर वो ही ना हो सके तो अच्छा, ये एक बिजली का जो मसला है ना, ये इतना बड़ा बन चुका है कि लोगों की पूरी जिंदगी अफेक्ट कर रहा है। मतलब जो भाई हमारे घर आते हैं मदद करने के लिए घर के कामों में, वो ही आते हैं और उनके घर पर 4 दिन से बिजली नहीं है। हाँ, ये तो बड़ा कॉमन चीज होती है। 4 दिन से, हम कराची के सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं, हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 12 घंटे, 18 घंटे, 13 घंटे, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन बिजली ना होना, फिर बिल भी आना, और बिजली ना होने के साथ क्या होना, पानी भी नहीं मैसर होना, और इस गर्मी में बच्चों को उसी माहौल में सरवाइव कराना बच्चों को, और फिर अपने कामों पे जाना, फिर प्रोडक्टिव होना, ये दिस इज आस्किंग फॉर टू मच। ये अनफेयर बात है, इनह्यूमन बात है, और जिस लेवल की गर्मी इधर हुई है, मतलब इंतहा की लोड शेडिंग है, इंतहा की लोड शेडिंग। वी हैव टू टेक अ ब्रेक, लेकिन बिल दिए नहीं जा पता तो है वी आर ऑल सफरिंग फ्रॉम इट। ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इसी पे हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ होंगे, उनसे तजज़िया लेंगे।
अच्छा जी, उमर चीमा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। अब हम इससे पहले बात कर रहे थे पंजाब और वफाक में, दोनों में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन पंजाब में मरीम नवाज साहिबा जितना भी रिलीफ के लिए कोशिश करती रहें, वफाक से और पर्टिकुलरली बिजली और दीगर मामलात के जो मसाइल हैं वो क्या लोगों को ये डिफ्रेंशिएट करा सकेंगे कि दोनों जगह मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत है, लेकिन एक जगह तो चले मामला ठीक ही हैं, दूसरी जगह से सख्तियां बढ़ रही हैं। सो चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी चीमा साहब, अच्छा सबसे पहले तो यही बता दें कि मुस्लिम लीग नून को अपने वोट बैंक की बहाली के लिए मरीम नवाज हुकूमत से बड़ी उम्मीदें हैं, ये तो हम सेटल कर चुके हैं और इस पर वर्किंग भी नजर आती है। अगर ऑपोजिशन कंट्रोल में रही और पंजाब हुकूमत जो है वो डिलीवर कर गई तो क्या मुस्लिम लीग नून को फायदा होगा इस चीज़ का? ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो डिलीवर कर पाएंगे और दूसरा कि क्या अवाम उनकी डिलीवरी से मुतमिन हो पाएंगे। आपको याद होगा कि चौधरी परवेज़ लाई बड़े कामयाब वज़ीर आला थे और उन्होंने बड़े तरक्याती काम शुरू कराए। उनके कई मंसूबे अभी भी लोग याद करते हैं, जिस तरह ये 1122 का मंसूबा था, या ये जो कार्डियोलॉजी सेंटर बने चौधरी परवेज़ लाई के टाइम पर। इसके अलावा उन्होंने सड़कों के जाल बिछा दिए। उन्होंने जो है ना, उन्होंने ऐसे ही एक लोगों को एहसास दिलाया कि मैं इस टाइम जो है ना शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ, और इस चक्कर में वो शहबाज शरीफ से भी आगे निकल गए। लेकिन जब इलेक्शन आया तो उसमें उन्हें बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई, और जो उसकी तशरीह होती है शिकस्त क्यों हुई, उसका एक सबब ये समझा जाता है कि वो चूँकि एक जनरल मुशर्रफ के कोलिशन में थे, उनके इत्तेहादी थे, और जनरल मुशर्रफ जो है वो दिन दिन अनपॉपुलर हो रहे थे, तो उसके असरात जो हैं वो चौधरी बरादरान पर भी आए। तो लिहाजा उनको वो इतना काम या जो उन्होंने पब्लिक सर्विस की उसका एक सियासी फ़ायदा उन्हें नहीं मिला जो कि वो तवक्को कर रहे थे। तो लिहाजा डिलीवरी तो उन्होंने डिलीवर करने में कामयाब हो गए थे, तो लेकिन उस तरह के असरात या फ़ायदा उन्हें नज़र नहीं आया, नहीं मिला। अच्छा जी, वैसे पंजाब हुकूमत से लोग अगर मुतमईन हो भी गए, अगर डिलीवर कर भी दिए, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद में भी तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है ना, बिजली बजट वाले मामलात, उससे तो लोग खुश नहीं हैं। सो मरीम नवाज साहिबा के मिशन को उससे आपको लगता है नुकसान होगा? ये एक और अहम सवाल है, और ये बात दुरुस्त है। जिस तरह मैं चौधरी परवेज़ लाई की बात कर रहा था, जनरल मुशर्रफ के साथ उनका जो लिंक था या उस इत्तेहाद का हिस्सा होने के नाते उन्हें जो एक सियासी फ़ायदा नहीं मिला, तो ये भी बात दुरुस्त है कि अगर मरीम नवाज़ कुछ डिलीवर करने में कामयाब हो जाते हैं तो अवाम उनकी परफॉर्मेंस को ओवरऑल मजमूई तौर पर देखेंगे कि जो नून लीग की हुकूमत मरकज़ में कर रही है और जो पंजाब में कर रही है, तो उस अंदाज में अगर लोगों को बिजली के बिल ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं या कोई टैक्स जो है वो उससे उन्हें तकलीफ़ है, तो लिहाजा वो समझेंगे कि अगर पंजाब में कुछ हो भी रहा है तो हमें जो मरकज़ की हुकूमत है उससे काफ़ी तकलीफ़ है, तो वो तकलीफ़ उनकी यादाश्त पर ज़्यादा हावी होगी। तो ये जहाँ इनको एक फ़ायदा भी है मरकज़ में हुकूमत होने का, उसका एक नुकसान भी है। अच्छा चीमा साहब, अब ये भी बताएं कि पंजाब हुकूमत के लॉन्ग टर्म चैलेंज जो हैं, चले वो तो हैं ही, लेकिन एक शॉर्ट टर्म चैलेंज भी नज़र आ रहा है। इनफैक्ट इट्स ब्रूइंग राइट नाउ। बिजली पर एहतजाज चल रहे हैं, तो अपोजिशन भी तैयारियों में है कि एक बड़ी मुहिम हो सकती है। ये सब पंजाब हुकूमत को ही हैंडल करना होगा। तो क्या आपको क्या देख रहे हैं आप होते हुए? कोई क्रैकडाउन देख रहे हैं होते हुए, या फिर पंजाब हुकूमत जो है ये एहतजाज वगैरह करने देंगे? देखिए, ओवरऑल जिस तरह अभी गर्मी भी है, लोग आजकल बिलों पर एहतजाज के लिए बाहर निकल आए हैं, दूसरा टैक्स पर एहतजाज शुरू हो गए हैं। कोई पेट्रोल पंप्स वाले जो हैं वो भी पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी दे रहे हैं कि अगर फ़लाँ टैक्स वापस ना लिया गया। जो मिडिल क्लास है वो भी इस चीज़ पे काफ़ी नाला है कि जो एक सैलिड क्लास है, तो ऐसे ऐसे लोग जो कि इस हुकूमत के बड़े हमायती समझे जाते थे, वो टैक्सेस के जो नफाज हुआ है उसके बाद वो इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा बोलते हुए नज़र आते हैं। तो एक रिजेंटमेंट तो बढ़ रही है और इसका फ़ायदा अपोजिशन को होगा। वो एहतजाज के लिए कोशिश भी करेंगे, वो इसमें कामयाब किस हद तक हो सकते हैं ये वक्त बताएगा। हुकूमत क्रैकडाउन तो कर सकती है, उनको काबू तो कर सकती है,
लेकिन जब तक लोगों में एक बेचैनी रहेगी तो इनके लिए ख़तरात मौजूद रहेंगे। थैंक यू चीमा साहब, यू राइट, रिजेंटमेंट बढ़ रही है, लोग बहुत मुश्किल में हैं, या शायद हुकूमत ये सोच ले कि भाई अभी तो शदीद गर्मी है, बिजली भी बंद की हुई है, बिल भी बहुत आ रहे हैं, जैसे मौसम बेहतर होगा लोग ज़रा कूल डाउन हो जाएंगे। लेकिन अदरवाइज़ जो झटका लगा है ना, मतलब आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले से पूछें, हम बिल्कुल कॉर्पोरेट सेक्टर की इस वक्त बात कर रहे हैं, लोगों के जो तनख्वाहें बढ़ी थी उनकी टैक्सेस में इतना इजाफा हो गया है कि उनको 2 साल पुराने वाले से भी कम पैसे मिल रहे हैं। से बहुत सी की तो बढ़ी भी नहीं, मतलब बढ़ने की तो बाद में बात आती है। इन एनी केस हम ब्रेक ले रहे हैं। हम आवाम की मुश्किलात की बात कर रहे थे और ज़ाहिर करेंगे जब मुश्किलात हैं तो उनको रिपोर्ट करना भी हमारा फ़र्ज़ है। भारी भरकम टैक्सों से लदे पदे टैक्स और बजट के बाद जिसकी तवक्को की जा रही थी वही हो रहा है। महंगाई ने नई रफ्तार पकड़ ली है, खाने पीने की बुनियादी चीज़ों की कीमतें आवाम के होश उड़ा रहे हैं। दाल भी बजट के जाल में फंस गई है और दालों की कीमत में 60 रुपए से 70 रुपए फ़ी किलो का इजाफा हुआ है। सो दाल रोटी खाने वाला मुहावरा भी अब नहीं, हम मेरा ख्याल है दाल रोटी मतलब दाल रोटी बिल्कुल बेसिक कहा जाता था ना, अब वो लग्जरी आइटम बन रहा है। और दूध का तो ना ही पूछें, टेट्रा पैक दूध की अगर हम बात करें तो 1 लीटर दूध 75 रुपए इजाफे से 370 रुपए लीटर तक जा पहुंचा है। इस पे हम जरा पॉज देंगे, आप अंदाजा करें कि हम एक पैक की बात कर रहे हैं, अगर ये हो गया और घर में ज़रूरत भी होती है हर चीज़ दूध से, चाय जो बेसिक चीज़ है वो दूध से बनती है, बच्चे हों तो उन्होंने दूध तो पीना ही है ना, कुछ खाएं या ना खाएं, तो ये हालात हो चुके हैं। मज़ीद महंगी हो गई हैं। नए बजट में 2200 अशिया पर इजाफी कस्टम ड्यूटी आयद की गई है। मुस्लिम लीग नून के वजीर भी मान रहे हैं कि मुश्किल तरीन बजट है। लोगों को तकलीफ हुई है, ख़ास तौर पे सैलरीड लोगों के ऊपर जो बोझ बढ़ा है। काश मैं ये बता सकता कि जो IMF की शराकत दारी के साथ हमें इस सिलसिले को आगे लेके चलना पड़ा, उसमें कहाँ से ये निगोसिएशन शुरू हुई थी और किस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने उसको जिस हद तक मिनिमाइज़ कर सकते थे वो करवाया। हुकूमत ने अपनी चादर को देखते हुए और इस चीज़ को महसूस करते हुए कि शायद पहले ही जो इस साल आप एडिशनल टैक्सेशन करने जा रहे हैं उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती कि आपने 3,500 अरब की एडिशनल नई टैक्सेशन आपने किसी एक साल में की हो। पर ये आज वो ज़रूरत है जिसको देखते हुए एक भरपूर प्लान को तरतीब दिया गया। और ये अफसोस की बात है कि शायद 70 साल के अंदर पाकिस्तान और जो इसके आपके इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनके दरमियान इतना डिस्ट्रस्ट है कि वो आपकी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म कर रही है। वैसे यहाँ पे टैक्स भी कोई नहीं लगा था। ट्रांजैक्शंस पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नया रिकॉर्ड सामने आया है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। और 100 इंडेक्स 80,000 पॉइंट्स की हद पार कर गया है। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और नया रिकॉर्ड एक सामने आ रहा है। इससे पहले हम 75 का हमने रिकॉर्ड देखा, 77 का रिकॉर्ड देखा और अब अपडेट ये है, द लेटेस्ट इज़ के ऑन मिड वीक डे 80,000 पॉइंट्स की हद पार कर क्या है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में 100 इंडेक्स। और इसी तरह 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि स्टॉक एक्सचेंज का नया रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 80,000 पॉइंट्स की हद पार कर गया है। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। अच्छा, लेकिन इससे पहले जो हम बजट की बात कर रहे थे और सारी जो अशिया की कीमतों का, खैर हम आपको क्या बता रहे हैं, आप हमें लिख के बताते हैं और हमें बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मुल्क में एक्चुअली कितना एक सर्वाइवल का स्ट्रगल है ये। दिस इज़, इसको और किसी और तरीके से आप बता ही नहीं सकते। इनफैक्ट आपको बताएं कि जिस मसनूआत पर टैक्स लगा है कंपनियों ने वो आगे ऑब्वियसली आवाम तक मुंतकिल कर दिया। ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है, यानी आखिरी निशाना बेचारे आवाम ही बनते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लें। ख़ास तौर पर तनख्वाहदार तबका जो है वो दो धारी तलवार की जद में है और ये हम जितने भी मुहावरे ढूंढ लेना वो पूरे नहीं आते फॉर व्हाट इज़ हैपनिंग टू द पीपल। तनख्वाहें उतनी हैं नहीं जितने आपके ऊपर टैक्सेस बन रहे हैं। मतलब लोग कह रहे हैं जी हम तो अपने घरों के रेंट से ज़्यादा तो इस बार हम बिजली के बिल दे रहे हैं। तो इट्स स्ट्रगल एंड अ जगल कि हम किस चीज़ पे पैसे लगाएं और किस चीज़ पे पैसे ना लगाएं। इसी पे बात करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया मलिक साहब, अपने वक्त दिया। हम गुफ्तगू भी अभी सुना रहे थे
ज़ाहिर है चादर देखकर पैर फैलाने का दर्स दिया जाता है। अवाम को चादर पहले छोटी हो रही थी, अब तो इतनी है कि घुटने भी कवर नहीं कर पा रही है। तनख्वाहदार तबके की तो आप ना ही पूछें। अगर उसकी 2 साल में गुज़श्ता तनख्वाहों में इजाफा हुआ था तो आज वो उसी स्टेज पे है जिस पे 3 साल पहले खड़ा था और महंगाई उससे ज़्यादा है। लेकिन अवाम ये सवाल पूछते हैं कि चलिए हम तो पेट पे पत्थर भी बांध लेंगे, जैसे तैसे गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका दाव लगेगा वो मुल्क से बाहर भी चला जाएगा और ये ब्रेन ड्रेन होगा और हो रहा है। लेकिन हुकूमती अखराजात में कमी कहाँ हो रही है? वो जो अफसरान को, वजीरों को गाड़ियाँ दी जाती हैं, उनके लिए नई व्हीकल्स आती हैं, पेट्रोल, डीजल, बिजली के एक्सपेंसेस, रेनोवेशंस, उसमें क्या कटौती की जा रही है? अब्दुल्ला, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। मैं गुजारिश ये करूंगा कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक मुश्किल बजट था और इसमें मुझे इस चीज़ का भी एहसास है कि आवाम किस तकलीफ के अंदर है। मैं आपसे जो यकीन दहानी कराना चाहता हूँ वो ये है कि हुकूमत के लिए भी कोई आसान फैसला नहीं था। तो सबसे पहले तो आप ये सोच लें कि ये करने की ज़रूरत क्यों दरकार थी, क्योंकि आपके पास अगले 3 से 4 साल के अंदर तकरीबन 100 अरब डॉलर की रीफाइनेंसिंग या फाइनेंसिंग की एक रिक्वायरमेंट थी। तो आपने ये जो बजट बनाना था वो IMF की शराकत दारी के साथ बनाना था और उसके अंदर क्योंकि हमने बहुत से ऐसे काम जो शायद 70 साल के अंदर हमें कर लेने चाहिए थे हमने नहीं किया, तो हमारे जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं वो उनका शायद हमारे पे वो यकीन नहीं था कि वो बात मानते कि अगर हम अपने टैक्स की बेस को वाइडन करेंगे तो वो यकीनन उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे। तो इन तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से आपको ये जो 3,500 अरब की एडिशनल टैक्सेशन जो उनकी एक डिमांड थी उसको पूरा करना पड़ा। तो उसके पीछे एक एक चीज के पीछे एक रेवेन्यू मेजर देना पड़ा। अब एक सेकंड के लिए ये सोचें कि अगर खुदा ना खास्ता हमारी इस पार्टनरशिप के अंदर कोई दरार आती और दोबारा उसी किस्म का अदम इस्तेहकाम जो आपको 2 साल पहले नजर आ रहा था अगर वो मईशत के अंदर आता तो महंगाई किस तरह से फिर आसमान को छूने लगती। क्या हमने ये करना था, ये किया? ऑन द कॉन्ट्ररी सवाल आपसे ये था कि जो हमें स्क्वाड्स नजर आते हैं, जो हमें वुज़रा और जो मुशीरों और जो अफसरान के कमरों में सारा दिन पुराने विंडो एसी चलते हुए नजर आते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपसे बिल्कुल, मैंने आपका सवाल नोट कर लिया, पर मुझे जो आपसे गुजारिश करनी है वो ये कि जरा अंडरस्टैंड तो कर लेना किस पर्सपेक्टिव में ये गुफ्तगू हो रही है। इसके बाद आपने खैर से वो इस्तेहकाम जो आपके मुल्क के अंदर चंद महीनों में नजर आया जिसकी वजह से महंगाई के ऊपर भी काफी हद तक काबू पा लिया गया, 12% महंगाई आई ना, तो इस इस्तेहकाम को एंकर करने के लिए आपको नया IMF प्रोग्राम दरकार था। तो ये बजट की शराकत दारी के साथ एक मिनट और ये जो आपने कराची स्टॉक एक्सचेंज और सारी बात की ना, दिस इज जस्ट रिफ्लेक्शन, ये किसी एक चीज की वजह से नहीं। और मैं इस चीज से भी आपसे इत्तेफाक नहीं करता कि स्टॉक एक्सचेंज पे टैक्सेशन नहीं हुई। आप जाके चेक कर लें और अगर आप मुझे कहेंगे मैं आपके आगे इन्यूमरेट कर दूंगा कौन कौन से एडिशनल टैक्सेशन के मेजर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिए हैं। द कॉन्फिडेंस दैट यू सी इन द मार्केट्स इज ओनली अ रिफ्लेक्शन कि आप वो मुश्किल और सही रास्ता शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इख्तियार कर रहे हैं। अब जो आपने कहा कि आवाम को तकलीफ आ रही है, हुकूमत अपने अखराजात क्यों नहीं काम कर रही है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा हुकूमत ने सबसे पहले आप देखें अपने PSDP जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी उसको किस तरह से कर्टेल किया है, किस तरह से उसका जो डायरेक्शन है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए आप कैपिटल मार्केट से उसको फाइनेंस करने की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात ये, शहबाज शरीफ साहब से लेके एक एक काबीना मेंबर वहां पे ना तनख्वाह लेता है ना कोई मरात लेता है। इसके अलावा हुकूमत जो है अपनी राइट साइजिंग की एक्सरसाइज को किस तरह से आगे लेके चल रही है कि उन्होंने पाक PWD की बंद करने की अनाउंसमेंट पहले कर दी है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद कमेटी स्टीयर कर रहे हैं जिसके अंदर ये गैर जरूरी जो आपके महकमे हैं इनको बंद किया जाएगा और उसकी लिस्ट भी आपको मैं मुहैया कर दूंगा। 30-40 वो इदारे हैं। इसके अलावा जो 18वीं तरमीम के बाद जिन डिविजन्स की, जिन मिनिस्ट्रियों की जरूरत नहीं है उनको भी सूबों की हुकूमत के साथ मिलकर डिवॉल्व किया जा रहा है। इसके अलावा आप सरकारी अपनी ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम देखें किस तेजी के साथ आगे चल रहा है। क्या आज से मलिक साहब बात ये है ये तो प्राइवेटाइजेशन में लेके जाया जा रहा है, एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स किया जा रहा है। जी बिल्कुल मलिक साहब, वी गॉट योर पॉइंट्स। एक दो और पॉइंट्स हम रेज कर लेते हैं, उसके बाद आप बेशक जवाब दे देना। पहले तो बताएं कि ये अंडरस्टैंडिंग जो है मुश्किल वक्त की, ये आवाम से एक्सपेक्टेशन ही क्यों होती है और आवाम में भी मखसूस आवाम। अब आपने ये कहा है कि ये टैक्सेशन, ये सारी टैक्सेशन IMF की रिक्वायरमेंट है, ये सारी सब कुछ, ये मतलब सिर्फ सैलरीड आवाम पे ये क्यों है? यू कुड हैव
हुकूमत का काम तो ये होता कि अपना टैक्स नेट वाइड करें, और अब जो पिछले इतने अरसे में आइडियाज़ लेके बैठे होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। बिकॉज हुकूमत अब अवाम उस नहज पे पहुंच गई है कि अब वो बोझ जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो नंबर वन, वी कैन नॉट ब्लेम एवरीथिंग ऑन IMF। यस, उनकी रिक्वायरमेंट है, यस हमें उनके प्रोग्राम्स चला के रखने हैं, लेकिन वाई ओनली ऑन द सैलरीड क्लास? दिस इज अनफेयर, ये बहुत अनफेयर बात है। आपने रिफ्लेक्शन की बात की है तो कुछ हुकूमत भी रिफ्लेक्ट कर देना इन ऑस्टेरिटी मेजर्स का। पर्क्स इतने बढ़ते चले जाते हैं कि आवाम को वो चीज़ नज़र आ रही होती है, वो इक्वालिटी नज़र नहीं आती कि अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो आप भी सफ़र करें। आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग हुमा। मैंने आपसे पहले गुजारिश ये करूंगा, मैंने IMF को ब्लेम नहीं किया, क्योंकि IMF सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि आपने 70 साल के अंदर अपनी बेस को वाइडन नहीं किया, तो इसलिए हमें ये इस चीज के ऊपर इत्मीनान नहीं है कि आप इस दफा भी करेंगे, तो इसलिए इस किस्म की अग्रेसिव टैक्सेशन हुई। तो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन अदर देन माई सेल्फ कि पाकिस्तान ने शायद वो रास्ता पिछले 70 साल के अंदर इख्तियार नहीं किया जो उसको जरूरत थी। दूसरी बात यह है कि मैं आपको वाइडनिंग का इनिशिएटिव किस तरह से आगे लेके जाया जा रहा है उसके ऊपर भी बात करूंगा, पर मैं आपके सैलरी क्लास की बात करूं। देखें, 3,500 अरब की एडिशनल टैक्सेशन हो रही है हुमा इस बजट के अंदर। उसके अंदर जो सैलरीड क्लास के ऊपर बिल्कुल ज्यादा लोड पड़ा है, और उसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करने को भी तैयार हूं कि किस तरह से उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की गई। पर इस 3,500 के अंदर 70 अरब की एडिशनल टैक्सेशन सैलरी क्लास के ऊपर है, उसमें बिल्कुल किसी जगह के ऊपर अनफेयरली बंदे को पीनलाइज किया जाएगा। और इस चीज का भी ख्याल हुमा रखा गया कि जो आपके लोवेस्ट जो ब्रैकेट के ऊपर लोग हैं, जिस तरह से जिनकी लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, उनका जो आपका टैक्स का इंसिडेंस है वो महीने का तकरीबन 1200 या 1500 रुपए बढ़ रहा है, और वहां पे कोई ऐसी मेजर चेंज नहीं आई। अब जो आपका टॉप मोस्ट सैलरी ब्रैकेट है, जहां पे आपने कहा लोग अपने इमिग्रेशन करके पाकिस्तान के अंदर टैलेंट ब्लीड हो रहा है, उसके अंदर भी वहां पे आपका जो हाईएस्ट रेट है वो 35% की स्लैब के ऊपर बरकरार रखा गया है। उसके बाद भी ओनली डिफरेंस जो हाईएस्ट सैलरी ब्रैकेट के ऊपर आई है वो ये है कि आपका जो 1 करोड़ से ज्यादा सालाना आमदनी रखते हैं उनके ऊपर 10% का टैक्स ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट दे वुड सुपर टैक्स लगाया गया है। सर, ये ओनली डिफरेंस कर करके काफी चीजें आपने गिनवा दी हैं। आपको पता है कि आप लाहौर में रहे हैं, आपको पता है लिबर्टी मार्केट में जिनकी 6x4 की भी दुकानें हैं ना, उनके मॉडल टाउन लाहौर में 8-8 कनाल के घर हैं। शालमी मार्केट में जिनकी 1 मरले से भी कम की दुकानें हैं ना, उनके 20 प्लॉट निकलेंगे DHA में। फिर यहाँ जोड़िया बाजार ले लें आप, इस बोरी बाजार ले लें, इस तरह अक्रॉस द कंट्री आप बड़े बड़े घंटा घर ले लें, दीगर शहरों को देख लें आप। मतलब इनका क्या होगा, इन लोगों का क्या होगा? सर, हुमा ने ये सवाल उठाया था, मैं जवाब दे रहा था, आपने इंटरप्ट करके जो मेरी एक बात क्लोज कर दी वो ये है कि 75 बिलियन इज द एडिशनल टैक्स जो सैलरीड क्लास देंगे। उसमें बिल्कुल मैं मानता हूं कि शायद महंगाई ने उनकी इतनी कमर तोड़ दी थी कि उससे भी इंसुलेट करना चाहिए था, बट काश मैं आपको बता सकता कि कहां से ये नेगोशिएशन शुरू हुई थी और कहां पे आके खत्म हुई। अब जो आप वाइडनिंग की बात कर रहे हैं, वाइडनिंग की बात इस तरह से है कि यही वो बजट है जिसके अंदर पहली दफा एक सीरियस अटेम्प्ट की जा रही है कि आप अपने टैक्स बेस को वाइडन करें। और जिन दुकानदारों की आप बात कर रहे हैं, मैं इनकी मिसाल लेके आपको बताता हूं। देखें, आज FBR की एंड टू एंड डिजिटाइजेशन के लिए शहबाज शरीफ साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर बिल एंड गेट्स फाउंडेशन जो है उसने तकरीबन $5 मिलियन खर्च के वहां पे एक अपनी एक्सरसाइज को शुरू किया, जिसमें McKinsey वहां पे डिप्लॉयड और वो सारे प्रोसेसेस को आपके री इंजीनियर कर रहा है। और अब वो किस तरह से वाइडनिंग होगी ये एक सेकंड के लिए सुन लीजिएगा। सादिर दोस्त के अंदर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अपनी जगह जारी है, पर इसके अलावा जो नॉन फाइलर्स हैं जिनकी तरफ आपने निशानदेही की है, उनको ब्रैकेट में लाने के लिए विद होल्डिंग टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर किसी होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को कोई सामान देता है तो मैन्युफैक्चरर को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है कि आप 2.5% उसकी डिडक्शन करेंगे और FBR में जमा करेंगे। तो आपने जो ये पहले इब्तिदाई में सवाल किया कि क्या ये चीज आगे कंज्यूमर को पास हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज दिस इज अ विद होल्डिंग इनकम टैक्स। और जो दूसरी चीज होगी कि पैसा तो अपनी जगह इकट्ठा होगा, पर ये विद होल्डिंग टैक्स जब FBR के अंदर जाएगा तो ये अनक्लेम्ड पड़ा रह जाएगा, क्योंकि इसके सामने कोई रिटर्न जमा नहीं होगी। तो जो डिजिटाइजेशन की एक्सरसाइज शहबाज शरीफ साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब लीड कर रहे हैं, उसके थ्रू ये अलार्म रेज होगा कि इस शख्स ने
10 लाख रुपए का टैक्स विदहोल्ड करवाया है, अपनी रिटर्न जमा नहीं कराई। मॉडर्न एल्गोरिदम्स के जरिए ये पता चला जाएगा कि इसने 2 करोड़ रुपए का काम किया और तकरीबन इसकी 2 लाख रुपए की डिमांड बनती है। एंड फिर इन्फोर्समेंट के जरिए उनको टैक्स नेट के अंदर लाने की कोशिश की जाएगी। दिस इज द कॉन्शियस एफर्ट दैट इज बीइंग डन। यही चीज नॉन फाइलर्स जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे उनके ऊपर की जा रही है, यही चीज जो स्टॉक मार्केट के अंदर लोग अच्छा, ये मलिक साहब ये सारी एफर्ट में कितना अरसा लगेगा? बिल्कुल आपका दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन हुमा, क्योंकि हमारे पास शायद ये वक्त नहीं है कि अगर हमने अपने कमजोर तबके को या सैलरी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है तो इस चीज को हम महीनों के अंदर, साल के अंदर आगे लेके चलें। तो इसके 2 पहलू हैं जवाब के। एक तो ये कि आप इसका जो पूरा फ्रेमवर्क है उसको तो शायद महीने लगेंगे कि आप इस चीज को तय करें, बट इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने ये तय किया कि फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर ये जो विद होल्डिंग टैक्सेस और आपके इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की रिटर्न के अंदर जो इनकंसिस्टेंसीज है, इन दोनों चीजों को लेके आप नॉन फाइलर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। FBR चेयरमैन फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर वो विजिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को देगा, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिस को देगा और फौरी तौर पे इन क्विक गेन्स के अगेंस्ट प्रोग्रेस आपको अगले 1 महीने के अंदर नजर आएगी। और अगर इसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं होती, आई वुड कम बैक टू योर प्रोग्राम एंड एक्सप्लेन व्हाट इज द प्रॉब्लम। बट मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हम भी हल्कों की सियासत करते हैं, लोगों की तकलीफ का एहसास है हुमा, बट इस वक्त IMF प्रोग्राम कुड नॉट हैव बीन रिस्क और अब हमारा काम है कि हमने। अब अली साहब हल्कों की सियासत करते हैं, जाहिर है आपका पॉलिटिकल कैपिटल एट रिस्क था, इस बात का आपको भी अंदाज़ा है, सब भी देख रहे हैं। फिर एक और बात, बिजली के बिलों पे भी हम आएंगे, लेकिन लोगों ने तो ये सवाल किया और वज़ीर ख़जाना से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था, वो जो सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी इदारे से हों, उनको उनके प्लॉटों की खरीदो फरोख्त पे वो जो छूट बरकरार थी उसको कंटिन्यू रखा गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया, क्योंकि इसके ऊपर जो सनसनी फैलाई जा रही है ना, आई वांट टू क्लेरिफाई दैट वंस एंड फॉर ऑल, एंड मैंने कल भी ये किया था। अब गुजारिश ये अब्दुल्ला, आप तो मेरे से ये सवाल कर सकते हैं, पर अगर मिस्टर इस्माइल साहब ये सवाल करें तो वो कतन मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने अपने बजट के अंदर 7E की एग्जेम्पशन दी थी ना, एग्जैक्टली वर्ड फॉर वर्ड उसी एक्सटेंशन को बाकी के कवानीन के ऊपर और जो नए कानून लाए गए उनके ऊपर अप्लाई किया गया। नाउ व्हाट इज दैट एग्जेम्पशन, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। अब उस कानून के तहत आप 4 लोगों को ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एग्जेम्पशन दे रहे हैं। नाउ हु आर दोस 4 कैटेगरीज, आई विल जस्ट आपको इलस्ट्रेट बिफोर यू, इन लिस्ट बिफोर यू, एंड आप बताइएगा उसमें से कौन सी गैर मुनासिब है। एक तो ये है कि आपके शोहदा की फैमिलीज को ये एग्जेम्पशन दी जा रही है इनकम टैक्स के लिए, इस चीज के एवज कि वो जो कुर्बानी इस कौम के लिए देते हैं उसके सामने एक बहुत छोटी सी हकीर एक तोहफा है। तो ये आप इससे डिसएग्री करते हैं? आई एम होपिंग कि आप बिल्कुल अग्री करते होगे कि जी इनको एग्जेम्पशन देनी चाहिए जो इतनी बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए दे। दूसरा सेगमेंट जो है वो ये है कि ऑफिसर्स of the armed forces and civil bureaucracy who die in service, जो आपके पब्लिक सर्वेंट्स अपनी नौकरी करते हुए जिनकी डेथ होती है, तो ये दूसरी एग्जेम्पशन उनके पास है। तीसरी एग्जेम्पशन उन लोगों की है जिनको आप वॉर वुंडेड कहते हैं। अब वॉर वुंडेड वो हैं जो जंग के अंदर अपनी टांग, अपना हाथ खो देते हैं, तो क्या आप उनके लिए एक छोटी सी इसके अलावा नॉर्मल हालात में रिटायर होने वाले या ऑन सर्विस लोगों पे कोई एग्जम्पशन नहीं है, ये कह रहे हैं? प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस, लेट मी कम। सर टाइम भी कम होता है ना, इसलिए वी हैव टू कम टू द पॉइंट एज वेल। मैं तो 1 2 3 करके चौथी कैटेगरी पे आ रहा हूँ ना। चौथी कैटेगरी जो है, और इसी तरतीब में मैंने आगे पीछे भी नहीं किया, इसलिए तसल्ली रखे। चौथी कैटेगरी उन लोगों की है जो आर्म्ड ऑफिसर्स एंड सिविल सर्वेंट्स जो रिटायरमेंट के ऊपर जिनको ओरिजिनल अलॉटमेंट के तौर पे अपनी तनख्वाह के एवज एक प्लॉट मिलता है। ये एग्जेम्पशन उस हद तक है, और इसको जो ये रंग दिया जा रहा है कि शायद वो अगर मार्केट में जाके इन्वेस्टमेंट करें और प्लॉट खरीदो फरोख्त करें तो उनको एग्जेम्पशन दी गई है, ये बिल्कुल गलत है। प्लीज चेक इट एंड आई विल सेंड यू दी एग्जेम्पशन जो 7E कानून के अंदर जो वर्डिंग थी और उसको FED और बाकी के कवानीन के ऊपर इम्पोज किया गया। तो ये वो 4 कैटेगरी जो एक प्लॉट मिलता है उसके खरीदो फरोख्त पे आप कह रहे हैं एग्जाम्पशन, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, आपने बाकी एक्सप्लेन कर दिया। सर पावर से, सर इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज, आप आवाम से सड़कों पे निकल के देखें। सर आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन नाउ बिकॉज लोग यहाँ पे 4-4 दिन बिजली के बगैर रह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का तो हम आपसे क्या ही पूछें, अक्रॉस द कंट्री यही सूरत हाल है। बिजली के बिल लोगों से नहीं दिए जा रहे, जिसकी तनख्वाह 50,000 है, हम 30-32 की बात नहीं कर रहे, जिसकी तनख्वाह 60,000 है, उसका बिजली का बिल 18,000 रुपए आ रहा है और 12-12, 13-13, 16-16 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग वो बर्दाश्त कर रहा है। दिस इज गोइंग टू हॉन्ट यू।
अब्दुल्ला, इसमें मैं आपसे कह रहा हूँ कि देयर आर नो इजी चॉइसेस। नाउ व्हाट इज बीइंग डन टू प्रोटेक्ट दोज वल्नरेबल सेगमेंट्स मैं आपके आगे पेश कर देता हूँ। देखें, एक तो ये है कि जो लोग महंगाई से सताए हुए हैं और कमजोर तरीन लोग हैं, उनके लिए 600 अरब की रिकॉर्ड एलोकेशन बिस्क में की गई है। अब बिजली के शोबे के अंदर क्या हो रहा है, आपका लाइफ लाइन कंज्यूमर जो है, जो 50 यूनिट तक इस्तेमाल करता है, उसकी कीमत को फ्रोजन रखा गया है। इसके बाद 200 यूनिट की कंजम्पशन तक इस एनवायरनमेंट में जब आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप अपना सूद अदा कर सके, वफाकी हुकूमत के पास उनका जो यूनिट है 15 रुपए पे फ्रीज किया, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब ने बजट के अंदर 200-250-300 अरब की सब्सिडी उन लोगों के ऊपर दी है। उसके बाद सोलर के जो आपके पैनल्स के ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट करके इन महंगे बिलों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने उनके ऊपर 1 रुपए की टैक्सेशन इंपोज नहीं होने दी। इसके अलावा अवैस लगारी साहब को जो इस्लाहात का एजेंडा, जिसके अंदर आपने IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स रिविजिट करने हैं, आपने डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन करनी है, जेनकोस को आपने उनको स्क्रैप करना है या उनकी प्राइवेटाइजेशन करनी है, NTDC की इस्लाहात करनी है, ये सारे काम वहां पे आगे लेके चल रहे हैं। अब जो आपने बात की कि जी वहां पे बिलों का आपने अटेंड किस तरह करना है, मेरी आपसे सिर्फ गुजारिश, और टेक्निकल जो आपने लॉसेज एंड लोड शेडिंग का मामला देखें, उसमें टेक्निकल फॉल्ट्स, बिकॉज आपका जो सिस्टम है अगर वो किसी जगह पे लागड़ हो गया है और उसकी वजह से कोई टेक्निकल फॉल्ट्स आती हैं, तो पूरा जो बिजली का जो कंपनीज है, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो चाहे वो डिस्कोज हो, भरपूर कोशिश कर रही हैं कि उनको जल्द अज जल्द अटेंड किया जा सकते। इसके लिए अमले की जो शॉर्टेजेस है, आज भी लेस्को की मीटिंग में खुद जाके वहां पे चेयर करूंगा ताकि जल्द अज जल्द उनकी जो मैन पावर की जो डेफिशिएंसीज हैं, इक्विपमेंट की जो डेफिशिएंसीज हैं, और ये सारे मामला को उनके लिए वहां पे उनको रिसोर्स। अच्छा अली साहब, लास्टली बस ये पूछेंगे, वक्त हमारे पास कम है, कोई इस तरह की अनाउंसमेंट भी हम सुनेंगे या अगर किसी को तकलीफ हो रही है जी तो मैं उसके लिए माजरत करता हूं, बट वॉर फुटिंग के ऊपर इनके ऊपर काम हो रहा है। अच्छा, एक सवाल आपसे जरूर पूछ रही हूं कि इस तरह की भी कोई अनाउंसमेंट है या इरादा है कि जी अगले 3 साल तक या अगले 2 साल तक किसी भी ब्यूरोक्रेट को, किसी भी अफसर को, किसी भी ACDC को कोई नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी? सूबाई हुकूमतों से भी बात करें, वफाक की सतह पे जी नई गाड़ियां नहीं आएंगी, लग्जरी नई गाड़ियां आती हैं, छोटी नई गाड़ियां आती हैं, यू नो दीज आर ऑल्सो द थिंग्स विच मैटर। और अब जिस तकलीफ में आवाम है ना, वो फिर जब ये देखते हैं कि जी हुकूमतें तो नई गाड़ियां ले रही हैं, हाँ, इसमें ये भी ऐड कर दें कि अरकान पार्लियामेंट के बारे में जब ये कहा जाता है ना कि जी वो अपनी सैलरीज नहीं ले रहे, उन्होंने फॉरगो कर दी है, लेट गो कर दी है, और वो क्या अपनी अलाउंसेस और पर्क्स जो होते हैं उनको भी लेट गो करते हैं? ये आज तक हमें पता नहीं चला, क्योंकि लिटरली सैलरी इज नथिंग इन कंपैरिजन टू द पर्क्स दे एंजॉय। एंड व्हाट देयर स्टेटस इज ऑलरेडी। देखिए अब्दुल्ला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर इन चीजों का कोई क्वांटम ज्यादा ना भी हो, बट ये जो चीजें हैं आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव कि हुकूमत की तकलीफ का एहसास कर रही है, लीड बाय एग्जांपल कर रही है। तो शहबाज शरीफ साहब की जो वहां पे मरात एज इन प्राइम मिनिस्टर हाउस है, आप आके कंफर्म कर सकते हैं कि ना वो तनख्वाह ले रहे हैं, ना जो वहां पे जो एंटरटेनमेंट एंड खाने पीने के जो अखराजात हैं उसके ऊपर हुकूमत का कोई पैसा लग रहा है। और ये जो लोग मीडिया के ऊपर इस किस्म की इंप्रेशन दे रहे हैं ना कि वो बजट को बढ़ा लिया गया, मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, सिर्फ जो 25% की सैलरी इंक्रीज जो हुकूमती मुलाजमीन को मिली है उसका इम्पैक्ट नलिफाई कर दें और उसके बाद आके देखें कि बजट बढ़ रहा है कि घट रहा है। वो घट रहा है। इसके अलावा वफाकी काबीना जो है कोई मरात नहीं ले रही। उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर साहब 4 महीने से अपनी गाड़ी, अपनी तनख्वाह अपनी गाड़ी इस्तेमाल करें, कोई मरात नहीं ले रहे। लाइकवाइज फॉर ऑल कैबिनेट मेंबर्स। बट मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूं कि अगर उसके अलावा किसी जगह के ऊपर और भी अखराजात को कम किया जा सकते, करना चाहिए। और जो नई गाड़ियों का मामला है, देखिए ऑस्टेरिटी कमेटी जो बनाई गई है, जो फाइनेंस मिनिस्टर खुद चेयर कर रहा है, उसका मकसद ही है कि जो गैर जरूरी अखराजात हैं उनको रैशनलाइज। तो सर वो अभी तक कमेटी की स्टेज पर ही है और आवाम पे तो सब कुछ लगना शुरू हो गया। वो भी जब बजट बन रहा था ऑस्टेरिटी कमेटी साथ ही अपनी सिफारिशात दे के अनाउंस कर देगी जी ये हमने तय कर लिया है। फिर यहाँ पता है हमारे साथ हैं, आप ये भी बता दें कि अरकान पार्लियामेंट अपनी तनख्वाह बढ़ाने का जो भी ऐसा क्लॉज उठता है वो 15 मिनट में कैसे फारग कर लेते हैं और अप्रूव कर देते हैं। मतलब उस जल्दबाजी फुर्ती में हमें कुछ नजर आ रहा है ना। उमा, मेरी गुजारिश ये है कि देखें, हो सकता है
कि मेरी ऐसी हैसियत हो कि मैं एडिशनल अखराजात बर्दाश्त करता हूँ, बट जनरलाइज स्टेटमेंट मत करें। मैं आपसे गुजारिश ये कहूँगा, जो इरकान पार्लियामेंट की आप बात करें, अगर आप कराची से आके इस्लामाबाद में अपना शो करें तो जियो पाकिस्तान आपको टिकट के पैसे देता है ना। तो लाइकवाइज अगर हमारे कोई MNA ने अगर ये मोशन मूव किया कि अब टिकटों की कीमत बढ़ गई है और हमें सेशन को एड्रेस आने के लिए हमारी जो टिकटें बनती हैं जिनका हिसाब पर सेशन बनता है उसके मुताबिक हमारी अलाउंस बढ़ा दी जाए, तो प्लीज डोंट। मलिक साहब, इसमें भी आपको अपनी तकलीफ का एहसास हो रहा है, अवाम की तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा। यही चीजें वाया वीडियो लिंक भी हो सकती हैं, कोई टिकट भेजने की जरूरत नहीं है। नई चीजों पे आ जाना, जो हमसे अवाम से एक्सपेक्ट किया जा रहा है खुद भी करें। काश असेंबली का इजलास वीडियो लिंक के साथ करें। अब हम मेरा ख्याल है कि अब कर इतने स्टार्क मेजर्स ले रहे हैं तो आप लोग भी ये करें। अच्छा, अब दूसरी बात है कि हम क्या अफोर्ड कर सकते थे इन हालात में। मैंने आपसे क्या डिसएग्री किया कि इन चीजों को आगे लेके नहीं सर, नहीं आपने डिसएग्री नहीं किया, लेकिन ये चीजें इस पे पुश होनी चाहिए। मेरी आपसे बात करें ना, अगर अच्छा एक लास्ट बात सर, इन हालात में, इतने मुश्किल हालात में MNA MPS को जो पैसे दिए जाते हैं उसकी गुंजाइश थी इस दफा? नहीं ना हाँ सकते हम दोनों चीजों को। अच्छा बताइएगा, इन हालात में जब मतलब लिटरली MNA MPS को जो फंड्स दिए जाते हैं अपने हलकों के लिए, उसकी गुंजाइश थी इस दफा? देखें, MNA MPA को जो फंड दिए गए हैं, पहली बात तो ये है कि मुझे अफसोस हुआ कि उनके ऊपर जो 500 अरब का नंबर शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, क्योंकि कतन ऐसी कोई अमाउंट नहीं है। नाउ अब्दुल्ला प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो अरकान पार्लियामेंट को जितने भी पैसे हुकूमत तय करेगी कि डेवलपमेंट के लिए देने हैं, ये कोई उनको चेक काट के उनके अकाउंट में पैसे नहीं चले जाते। ये उनसे सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स मांगे जाते हैं कि आप बताएं कि आपके अली साहब, यू नो हाउ द सिस्टम वर्क्स और उसमें कितनी लीकेजेस होती हैं। देखिए, जो लीकेजेस होती हैं उसके पीछे इसी कंप्लेंट के ऊपर तो शहबाज शरीफ साहब ने पाक PWD को बंद किया। वो 3-4 अरब रुपए की तनख्वाह का तो मामला नहीं था, वो ये मामला था कि अगर आपने 100 अरब की आपने डेवलपमेंट का काम किया तो आधे आपने खुर्द बुर्द कर दिए। तो अगर किसी जगह पे चोरी होती है तो हमें चोरी को रोकना है, ये इस चीज को नहीं रोकना कि हम लोगों को बिजली फराहम करने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन। चलिए जी, वी वुड स्टिल वेट फॉर द ऑस्टेरिटी कमेटी जो बनी हुई है, जो अभी तक कमेटी की सतह पे वो भी तय कर रहे हैं सर जोड़ करके। नहीं, पाक PWD तो बंद हो गया ना अब्दुल्ला जी। और फिर चोरी, लास्ट पॉइंट यही होगा कि कभी पहले हुआ मलिक साहब, चोरी जो है वो रोकनी नहीं है, चोरों को पकड़ना भी है। थैंक यू जी, दैट इज ऑल दैट, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस बाय द वे। थैंक यू। हम आपसे जरूर दोबारा बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन बस एक लाइन जरूर कहना चाहेंगे कि वजीर खजाना जो है उनका कहना है कि वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान में इनकम टैक्स जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर होनी चाहिए। तो अब मतलब वो बराबर होनी चाहिए तो सहूलियात भी वो दे दें जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं। मतलब कोई इक्वालिटी चले ना, यहाँ तो है ही नहीं। हमारे सब पे तो बाकी सब पे टैक्स लग गया, इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। बाकी जो सेक्टर्स हैं बाद में बात करते हैं, उनसे अभी बातें हो रही हैं। कमेटी की सतह पे हैं मामलात की, ऑस्टेरिटी किस तरह करनी है। थैंक यू जी फॉर योर फीडबैक इन राइटिंग टू अस कि आप लोग कह रहे थे कि हमारे जो दिल में सवाल आते हैं ना वो आप, और जो 2-4 आपने और भी सवालात भेजे वो हम नहीं पूछ सकते। हम इस प्लेटफॉर्म पे ऐसी बातें नहीं कर सकते जो बाकी आप पूछ रहे हैं। और जिस अंदाज में कहीं बादल बरस रहे हैं, कहीं समुद्री हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस हो रही है, सुनाई जा रही है, खबरें सुनाई जा रही हैं। मुझे तो वैसे गर्मी की शिद्दत में आज कुछ कमी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि ऑल्दो कराची में ओवरकास्ट सी सूरत हाल रह रही है, कल थी एटलीस्ट, दैट इज इवन मोर डिसीविंग। लेकिन इतना ह्यूमिड था, इतना हब्स था कि इट वाज लाइक अनबियरेबल। क्योंकि अगर आप किसी मौका मिल गया, किसी ठंडी जगह में बैठे हुए खिड़की से बाहर देख रहे हो तो ओवरकास्ट बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपके ऊपर शायद एसी ऑन हो, लेकिन इफ यू स्टेप आउट इट्स डिसेप्शन। और जो हर गुजरते सीजन के साथ एयर कंडीशनर्स की तादाद बढ़ती जाएगी और उनके साथ जो फिर हीट एनवायरनमेंट में जमा हो रही है उसका क्या होगा, बिकॉज एसी लगा लेना इज नो सोल्यूशन टू एनीथिंग। अगर एसी लगा रहे हैं तो साथ 6 दरख्त भी लगाएं। मतलब ये ऑनेस्टली अब ये क्लॉज होना चाहिए। इसका जवाब हमारे पास नहीं है। लोग जाहिर है, लाहौर में बारिश भी हुई थी पीर को, फिर लोग गर्मी से दोबारा बेहाल होने लगते हैं। फील्स लाइक 50 पे होता है, वैसे टेम्परेचर 39 पे होता है। तो इसी पे हम जरा बात करते हैं। ये जो ग्लोबल वार्मिंग की बातें हो रही है ना, माहौलियाती तब्दीली, मतलब मेरा ख्याल है कि वी आर द मोस्ट हु आर सफरिंग। लेकिन मरियम शबीर हमारे साथ हैं, माहिर मौसमियात हैं। मरियम, आप ऑब्वियसली पाकिस्तान से बाहर इस वक्त बैठी हुई हैं, तो पहले ये बता दें हमें कि ये सिर्फ हमारा ही फिनोमेना है ये ग्लोबल वार्मिंग? वी डू नो कि पूरी दुनिया ही सफ़र कर रही है, लेकिन सफ़र नहीं कर रही जिस तरह हम कर रहे हैं।
जी हुमा, एब्सोल्युटली आप पूरी दुनिया में देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स तो हैं हर जगह। आपको डिफरेंट इलाकों में फ्लडिंग, फॉरेस्ट फायर्स आपको नजर आती हैं, हीट वेव्स हैं जैसे यूके में भी और यूएस की भी काफ़ी सारी स्टेट्स में हीट वेव्स, स्पेन में हीट वेव्स का जो है वो बताया गया है कि खबरदार किया गया है शहरियों को कि मुहतात रहें। पाकिस्तान, इंडिया समेत पाकिस्तान, इंडिया और साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उनमें तो तकरीबन हर साल ये आपको मिलता है। लेकिन व्हाट मेक्स इट वर्स, इसके जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ पर ये होता है कि उनके पास कैपेसिटी भी है, रिसोर्सेज भी हैं और दे हैव मनी टू। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब चले जाएं तो उस वक्त जो है वो पावर होता है इन नेशंस के पास, वो एसीज ऑन कर लेते हैं, कूलिंग होती है, हॉस्पिटल्स में उनके पास अरेंजमेंट्स होते हैं, यानी कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर उनका बड़ा अच्छा होता है कोई भी इशू हो जाए। लेकिन पाकिस्तान में आप देखें कि इंक्लूडिंग अदर साउथ एशियन कंट्रीज टू, हमारा गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ही बुरा है। किसी किस्म की आफत जो आती है मौसमियाती रिलेटेड, हम उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होते, चाहे वो फ्लडिंग हो, चाहे वो हीट वेव्स हो, चाहे आपकी ग्लेशियर मेल्टिंग हो नॉर्थ में। हर साल हम ये एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन उससे देखते कुछ नहीं है, ना ही उससे सीखते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में की जो कंट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट को तबाह करने में, उसका असर सबसे ज़्यादा हमारे जैसे मुल्कों पे पड़ता है। अब लेकिन बाकी दुनिया पे भी पड़ना शुरू हो गया है। हम तो एक एग्जांपल दे रहे थे कि अगर किसी कोई अफोर्ड कर सकता है, पहले वो 2 एसी चलाता था, अगले साल वो 5 एसी चलाएगा। उनके आउटर्स कितनी हीट एनवायरनमेंट में जनरेट करते हैं वो सबके सामने हैं। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट तबाह कर रहे हैं। हल क्या है? मतलब ग्लोबल लीडर्स भी बैठते हैं या अपनी मुल्की सतह पे हम सोचें, व्हाट इज़ द वे आउट? जी, ग्लोबल वार्मिंग ऑफ कोर्स आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग जो होती है वो लीडिंग कॉज होती है और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क रेडी होगा उसको कम करने के लिए। ऑफ कोर्स एक 5 ईयर टारगेट्स हर मुल्क के होते हैं जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है एनुअली, उसमें आके अपनी रिपोर्ट देते हैं, लेकिन जिस लिहाज से जिस रेट से कम होने चाहिए वो नहीं रहे, तो उसी की वजह से आपको ये ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट नजर आता है सारे ममालिक में। और पाकिस्तान में चूंकि फंडिंग नहीं है, लॉस एंड डैमेज फंड में भी जो कॉन्ट्रीब्यूट डेवलप कंट्री ने किया वो बहुत ही कम है, कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज्यादातर अडेप्टेशन, थोड़ी बहुत अडेप्टेशन पे काम करते हैं, मिटिगेशन पे काम नहीं करते। यानी कि एक आफत आने वाली है उससे पहले आप किस तरह से प्रिपेयर करके शहरी को महफूज कर सकते हैं, उस पर इतना काम नहीं होता है, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज्यादा आपके सफर करते हैं। जहां तक एसीज की बात है, आप देखें कि अगर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 6 घंटे से ज्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकते अगर आपके पास कूलिंग है भी और आप बहुत ज्यादा पानी पिए। तो मेरा ख्याल है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो एनवायरमेंट पर बहुत ज्यादा है, लेकिन जहाँ पे बात होती है इंसान को बचाने की, उनकी जिंदगी को बचाने की, तो अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी चीज है जिसको करना पड़ता है, लेकिन ग्लोबल एमिशंस को कम करने की जरूरत है। जी, बॉटम लाइन हमारी गर्मी और बाकी दुनिया की गर्मी, और गर्मी शायद उसी तरह से बढ़ रही है हर जगह। डिफरेंस ये है कि हमारी जब बहुत मरने वाली गर्मी यहाँ पड़ती है ना तो बिजली बंद हो जाती है, लोड शेडिंग हो जाती है, 12-12 घंटे 16-16 घंटे की बिजली नहीं देते, लोगों को अपनी मदद पे छोड़ देते हैं कि तुम लोगों को बता दिए कि पानी पियो, छाँव में रहो, घर से ना निकलो, सो डू दैट बिकॉज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग। छाँव तो है नहीं ना हुमा, छाँव तो ही तो नहीं है। अब ये बताएं, हमें पता है कि हमें ग्रीन कवर की अशद ज़रूरत है, कभी शायद नहीं होती होगी, लेकिन अब तो जहाँ हमें दरख्त लगाने चाहिए दरख्त उखाड़े जा रहे हैं फॉर डेवलपमेंट सोसाइटीज एंड अदर प्रोजेक्ट्स। बड़े आराम से दरख्त जो है विच शुड बी नाउ क्रिमिनलाइज्ड, वो हमारे यहाँ हो रहा है। बाहर के मुल्कों से कोई कंपैरिजन ना सिर्फ ये सिर्फ दरख्त लगाने से नहीं होगा, बल्कि जो हमारी अर्बन प्लानिंग है उस पर तवज्जो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उससे जो आपका एक फॉरेस्ट कवर होता है, आप इस्लामाबाद की तरफ आप जाए तो पहाड़ काट काट के इस्लामाबाद को इतना एक्सपेंड कर दिया, और यही हालत हर शहर की आपको पाकिस्तान में नजर आती है। तो ना सिर्फ दरख्त लगाने की जरूरत है, बल्कि जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं इनको कंट्रोल करने की जरूरत है, इनको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाने की जरूरत है, और जो आपकी वर्टिकल हाउसिंग है चाइना से सीखने की जरूरत है कि उसको हम किस तरह से प्रमोट करें, क्योंकि आबादी बढ़ रही है। उसमें भी वो बालकनीज और रूफटॉप्स को किस तरह पूरे गार्डन्स में कन्वर्ट करते हैं, उस पे ग्रीन कवर बढ़ाते हैं। आइडियाज दैट वी शुड नाउ बी लुकिंग इनटू। मरियम शबीर अब्बासी साहिबा, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव टुडे। इस पे फिर आपको ज़हमत देंगे और तफसील से बात करेंगे। टू अडैप्ट टू द न्यू डेवलपमेंट्स हमें थॉट प्रोसेस अपना चेंज करना होगा। ये बाय द वे ये बात कर रही थी हाउसिंग सोसाइटीज़ की, उसमें भी वही बात आ जाती है ना, हाउसिंग सोसाइटीज़ किसकी हैं और किस तरह उनको छूट दी हुई है कि आप बनाए जी दरख्त उखाड़े। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक जी। और ख़बर ये है कि कराची में हैं और ऑनलाइन मोटरसाइकिल ख़रीदने जा रहे हैं तो होशियार हो जाएं, चोरों का गिरोह सरगर्म है। ऑनलाइन मोटरसाइकिल कौन ख़रीद रहा है? वैसे ये भी एक सवाल है। बज़ाहिर थोड़ी सी सुस्ती मोटरसाइकिल ख़रीदने में आपको महंगी पड़ सकती है। वैसे मुझे पता है, एक दोस्त है हमारा जो हर चीज़ ऑनलाइन ख़रीद सकता है, वो ख़रीदेगा ऑनलाइन मोटरसाइकिल भी। अच्छा, फिर कराची में चोरी की मोटरसाइकिल ऑनलाइन फ़रोख्त हो रही है। अब आप हैरान भी हो रहे होंगे, लेकिन भाई कल पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। जबरदस्त, अच्छी बात है। अब ये गिरोह किस तरह से ऑपरेट करता था? मिल गई हैं, मोटरबाइक्स भी काफी सारी हैं, होपफुली इन लोगों को मिल भी जाएंगी। कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ मुश्ताक हमारे साथ हैं। काशिफ, ये तो बड़ी जबरदस्त खबर होगी, वरना तो हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि कोई पकड़ा भी जाओ। जो पकड़े जाते हैं वो भाग जाते रहे, जैसे कि इर्तिका केस में हुआ था। यहाँ क्या हुआ? देखिए, इसमें पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है गुज़िश्ता रोज़, जिसमें 3 मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार किया है। ये मुलजमान का तरीक़ाकार क्या था? वो ये था कि अगर आपसे अब्दुल्ला जैसे कि वॉलेट उसने छीना और उसके अंदर से मोटरसाइकिल के पेपर निकले, जो कि हर शख्स अगर मोटरसाइकिल चलाता है तो वो रखता है साथ, उसका जो नंबर है, जो मेकिंग है या जो भी उसका मॉडल है, उस हिसाब से उसने अपने दूसरे कारिंदे को ये कहा कि आपने यही मोटरसाइकिल तलाश करनी है पार्किंग से या किसी भी जगह से। वो मोटरसाइकिल वहाँ से तलाश की जाती थी, तलाश करने के बाद वही मोटरसाइकिल चोरी की जाती थी उस टाइप की। अगर मिसाल के तौर पर कोई किसी कंपनी की मोटरसाइकिल है और उसका मॉडल जो है वो 2020 का है, तो उसकी कोशिश ये होती थी कि मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट से देखा जाए कि 2020 की मोटरसाइकिल ले ली, उसी के नंबर जो है वो उसके ऊपर लगाए गए। बाकायदा जो वीडियोस हमने देखी, जब मैं इन मुलजमान से गुज़िश्ता रोज़ जो मैं इंटरोगेट कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बाकायदा करके दिखाया कि वो मोटरसाइकिल के टेम्पर्ड कैसे करते हैं, उसके चैसिस और इंजन नंबर। वो करने के बाद फिर ये ऑनलाइन जो है वो इसे अपलोड करते थे, इसकी पिक्चर्स। ये सेम इसी तरह है जैसे हम ऑनलाइन गाड़ियाँ, बिल्कुल फेसबुक पे भी थे और वैसे भेजते होंगे, ग्रुप बनाए ग्रुप थे और एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। उस पर बहुत ज़्यादा आपने भी देखा होगा कि गाड़ियों की खरीदो फरोख्त भी होती है, साथ साथ मोटरसाइकिलों की भी और दीगर चीज़ों की भी होती है। तो अच्छा, वो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है या ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ से जो है वो ये लोग अपलोड करते थे। जब कस्टमर आते थे तो उनको जाली पेपर्स के साथ ये जो पेपर तो असली होते थे लेकिन किसी और बाइक के होते थे बेसिकली। वो नहीं, उसमें भी जो पेपर्स होते थे वो सिर्फ उसका रनिंग पैड होता था। अगर कोई शख्स है वो पूरी गाड़ी की फाइल अपने साथ नहीं रखता, चाहे वो गाड़ी हो या मोटरसाइकिल हो, उसका एक मखसूस डॉक्यूमेंट होता है। वो डॉक्यूमेंट उनके पास था, वो डॉक्यूमेंट से जो है वो इस मोटरसाइकिल को लेते थे और लेने के बाद उसके तमाम तर इंजन और चैसिस नंबर एक तीसरा शख्स करता था। फिर जो है वो इस पे कार्रवाई करते थे और अपलोड करने के बाद बाकायदा इन्होंने पूरा एक नेटवर्क और पुलिस ने कहा है दर्जनों मोटरसाइकिलें जो हैं वो बेची होंगी। हमारी जब इस हवाले से SSP सेंट्रल दिशान सिद्दीकी से तफसीली बात हुई तो उनकी जानिब से हमें ये कहा गया कि 8 मोटरसाइकिलें इनसे, जबकि मुतादिद चैसिस जो हैं जिनको ये टेम्पर्ड करते थे वो बरामद कर लिए गए हैं, जिसकी मदद से लेकिन सलाम है उन लोगों पे जो ऑनलाइन मोटर बाइक ले रहे थे, नोइंग कि कितना फ्रॉड आजकल हो जाता होता है। मोटर बाइक के हवाले से तो बहुत कुछ होता है। आप बताएं, पकड़े गए, क्या हुआ? पकड़े गए 3 मुलजमान इनके पकड़े गए हैं। हमने पुलिस से पूछा कि मजीद इनका गिरोह है, तो उन्होंने कहा अगर इसका कोई गिरोह है हम उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं और इनकी निशानदेही पर मजीद मोटरसाइकिल जो है वो भी रिकवर होने का है कि मजीद मोटरसाइकिल जो है वो रिकवर होंगे। लेकिन इसमें केस बना है इन पे चोरी का, इन पे रिसेप्शन का, बिल्कुल चोरी का दिफात शामिल की गई हैं। साथ साथ इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो चेक किया गया है, उस हवाले से भी जो है इन पे मुकदमा दर्ज किए गए। ये जो 3 लड़के पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, इन तीनों लड़कों का काम डिफरेंट था। अच्छा, ये अपने हदूद के अंदर रह के काम करते थे और उतना ही काम किया जाता था इनकी तरफ से। जैसे कि अगर किसी इसमें से एक मुलजिम ने अगर कोई मोटरसाइकिल के पेपर किसी से लेने, तो ये वो सिर्फ पेपर ला कर देता था अगले शख्स को। जो अगला शख्स होता था उसका ये काम होता था कि शहर के अंदर जॉब। बिल्कुल। अच्छा, हमने इससे पहले जब किसी गैंग से हमने इंटरोगेट किया या पूछा तो उनकी जानिब से मखसूस इलाकों का कहा जाता था, लेकिन ये ऐसी वाहिद गैंग है कि जो पूरे कराची में कहीं भी चले। आई होप कि एक मजबूत केस बने और इनको सजाएं हों। वो इत्तका केस, क्योंकि वो भी मोटरसाइकिल छीनने पे ही मारा गया था बेचारा नौजवान, उसका जो भागा गया था मुलजिम वो सिटी कोर्ट से वो मिला। हमारी इस हवाले से एडिशनल IG से बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि जो इसका मुलजिम भागा था उसके लिए हमने कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और इसमें एक मज़े की बात जो उनकी तरफ से बाकायदा कोर्ट की गई कि हम ये समझ रहे थे कि शायद जो जेल का निचला दर्जा जो सिपाही लेवल के जो एहलकार हैं वो इसमें मुलविस होंगे, लेकिन उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया है कि हायर लेवल के अफसरान भी इसमें मुलविस हैं। बाकायदा इंटेरोगेट इसमें किया जा रहा है और तमाम अफसरान को जो है वो सज़ा दी जाएगी। हम आपसे इसकी डिटेल लेंगे जब when you have more information on that. We're going to see you tomorrow, inshallah. Bye.